हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहाँ पर क्लास 9th NCERT हिस्ट्री के MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है। यहाँ पर हम लोग फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1789, 1889, 1947। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की भड़की हुई जनता ने बासिल के किले पर आक्रमण कर दिया था और इसको ध्वस्त कर दिया था। तभी से फ्रांसीसी इतिहास में इस तारीख को जो है फ्रांस की क्रांति की तारीख माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। दूसरा प्रश्न है, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक थी। उपरोक्त में से सभी। देखिए, बास्तिल जो है, बास्तिल से सम्राट जो अपना शासन चलाते थे, तो एक किला था ये, जहाँ पर सम्राट जो अपने विरोधियों को यहाँ की जेल में डाल देता था। तो यहाँ पर ये फ्रांस में किले की जेल थी और लोग जो है सम्राट की वजह से, क्योंकि सम्राट निरंकुश था, तो निरंकुश सम्राट की वजह से लोग बास्तिल से घृणा करते थे। बास्तिल जो था वो घृणा का केंद्र बन चुका था। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। और कहीं ना कहीं ये वाला जो किला है ये सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। तो यहाँ पर सभी कथन सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति के समय देश पर कितना विदेशी ऋण था? 2 अरब लिवरे, 10 अरब लिवरे, 12 अरब लिवरे, 8 अरब लिवरे। देखिए, याद होगा आपको, जिस समय लुई सोलेमा जो है 1774 में गद्दी पर बैठा है, तो उसने राजकोष खाली पाया है और उस समय लगभग 2 अरब लिवरे का जो है फ्रांस पर कर्ज था। लेकिन उसके शासनकाल में जो 13 अमेरिकी उपनिवेश हैं उनको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने सहयोग दिया था। यानी उन्हें ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने उन्हें सहयोग दिया है। तो इस चक्कर में 10 अरब लिवरे का कर्ज जो है और चढ़ गया है। तो पहले से 2 अरब लिवरे का था और अमेरिका के चक्कर में, अमेरिकी उपनिवेशों के चक्कर में 10 अरब लिवरे का और चढ़ गया है कर्ज। तो कुल मिलाकर भी ये 12 अरब लिवरे का कर्ज हो गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। चौथा प्रश्न है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 किस राजवंश से संबद्ध था? कैपेटिन राजवंश, बेंसन राजवंश, बूर्बो राजवंश, बोनापार्ट राजवंश। देखिए, लुई 16 का संबंध बूर्बो राजवंश से है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। पांचवा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनी, नेपोलियन, लुइस फिलिप वन, लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई है और उस समय गद्दी पर जो है लुई 16वां था। तो यहां पर सही आंसर है डी वाला। छठवां प्रश्न है, लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? 1789 में, 1774 में, 1889 में, 1874 में। देखिए, ये जो है गद्दी पर 1774 में आसीन हुआ है। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। सातवां प्रश्न है, फ्रांस में एस्टेट से क्या अभिप्राय था? अलग अलग राज्य को एस्टेट कहा जाता था, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था, सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन। देखिए, फ्रांस में 3 स्टेट हुआ करते थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। तो ये फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन था जो कि सामाजिक वर्ग को अव्यक्त करता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट, व्यवसायी और किसान। फ्रांसीसी एस्टेट व्यवस्था में 3 वर्ग शामिल थे, जिसमें प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तृतीय वर्ग में व्यवसायी, किसान, मजदूर, भूमिहीन किसान या फिर छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं ये सब आ जाते थे। तो यहाँ पर 3 वर्ग थे, जबकि सम्राट इनमें से किसी वर्ग में शामिल नहीं था। सम्राट इन सबसे ऊपर था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 9वां प्रश्न है, द्वितीय एस्टेट में कौन लोग शामिल थे? पादरी, कुलीन वर्ग, व्यापारी, किसान। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला।
10वां प्रश्न है, बास्तील का पतन कब हुआ? 12 जुलाई 1789 को, 10 जुलाई 1789 को, 11 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को। बास्तील का किला जो है पेरिस में पूर्व में स्थित था और इस पर वहां की आम जनता ने धावा जो है 14 जुलाई 1789 को बोला है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 11वां प्रश्न है, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, बास्तील के ढहने का विरोध कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ संधि का विरोध कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस समय लुई 16वां शासक बना है उसने राजकोष खाली पाया है, ऊपर से उसने अमेरिका को भी सहयोग दिया है, तो और ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है। इसके अलावा वहाँ पर खाद्यान्न का संकट था, तो खाद्यान्न का संकट होने की वजह से जो पाव रोटी, वहाँ का जो मुख्य खाद्य था पाव रोटी, उसकी किल्लत हो रही थी। कई लोगों ने जमाखोरी कर रखी थी, व्यापारियों ने। इस वजह से पाव रोटी के दाम आसमान छू रहे थे, तो लोगों ने गुस्साई भीड़ ने जो है हमला कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर रीजन जो है पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, लोगों के लिए बास्तील का किला किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, निरंकुश शक्तियों का? क्योंकि फ्रांस के लोग शासक की निरंकुश नीतियों से परेशान थे, तो बास्तील का किला उनके लिए निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 13वां प्रश्न है, तटीय एस्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान, कुलीन वर्ग। देखिए, ये सभी लोग तो तटीय एस्टेट में शामिल थे। कुलीन वर्ग जो है ये द्वितीय वर्ग में आता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 14वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? एस्टेट जनरल का भंग होना, बास्तील का पतन, राजा का फ्रांस से भागना, विदेशी आक्रमण। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ 14 जुलाई 1789 घटना, यानी जिसमें बास्तील का पतन हुआ था, तो इससे इसका आरंभ माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 15वां प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांस में किसान कौन से कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं थे? स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, अपने स्वामी के घरों और खेतों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना, सैन्य सेवाएं देना। 18वीं सदी के जो फ्रांस के जो किसान थे वो अपने स्वामी के घरों में, उनके खेतों में काम करते थे। इसके अलावा राज्य की जो सड़कें हैं उनके निर्माण में सहयोग देते थे और सैन्य सेवाएं देने के लिए भी बाध्य थे। जबकि स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करने के लिए इन पर कोई दबाव नहीं था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 16वां प्रश्न है, क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक सैन्य खर्च, कुलीन वर्ग पर उच्च कर, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, पादरी वर्ग का अत्यधिक खर्च। देखिए, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1774 में जब लुई 16वां जो है गद्दी पर आसीन हुआ है तो उसने राजकोष खाली पाया है और उस समय लगभग 2 अरब लिवरे का कर्ज फ्रांस पर चढ़ा हुआ था। उसी के शासन में उसने जो है अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवाने के लिए सहयोग दिया है। उसके चक्कर में 10 अरब लिबरे का कर्ज जो है इस पर और चढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अत्यधिक सैन्य खर्च की वजह से इस पर वित्तीय संकट आ गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी अत्यधिक सैन्य खर्च। 17वां प्रश्न है, फ्रांस में पादरी वर्ग किस वर्ग में आता था? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग। पादरी लोग जो थे वो चर्च की देखभाल किया करते थे, तो ये लोग प्रथम वर्ग में आते थे और इन्हें जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा ये धार्मिक कर को वसूल करते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 18वां प्रश्न है, फ्रांस के किन एस्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? प्रथम एस्टेट को, द्वितीय एस्टेट को, प्रथम व द्वितीय एस्टेट दोनों को, तृतीय एस्टेट को। फ्रांस के पहले और दूसरे एस्टेट को जो है करों से छूट प्राप्त थी। इसके अलावा कुछ सामंती अधिकार भी मिले हुए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 19वां प्रश्न है, क्रांति से पहले किस एस्टेट की आर्थिक स्थिति सबसे अधिक अनिश्चित थी? प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट, चतुर्थ एस्टेट।
क्योंकि यहाँ पर जो एस्टेट व्यवस्था है इसमें प्रथम और द्वितीय एस्टेट को तो लाभ प्राप्त है, इन्हें करों से छूट प्राप्त है, सामंती अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा कोई कर तो देना नहीं है, पूरा का पूरा कर का भार तृतीय एस्टेट पर था। तो तृतीय एस्टेट की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 20वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। ई प्लूरिबस यूनम, मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मौत दो। फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 21वां प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? 45%, 60%, 75%, 90%। फ्रांसीसी क्रांति के समय लगभग 90% जनसंख्या जो थी किसानों की थी और उनमें से भी अधिकतर किसान भूमिहीन किसान थे। तो यहां पर सही आंसर है डी वाला। 22वां प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? टाइल, टाइद, टेंस, 2x। टाइल जो है ये एक राज्य कर था जो कि सीधे तौर पे वसूला जाता था, जबकि टाइद एक धार्मिक कर था जिसे चर्च वसूला करते थे। तो यहां पे प्रत्यक्ष कर जो है टाइल है। तो आपका सही आंसर है ए वाला। 23वां प्रश्न है, इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट दी गई थी? पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील, छोटे किसान। बड़े व्यवसायी, वकील और छोटे किसान ये सभी थर्ड स्टेट में आते थे और इन सबको कर भरना पड़ता था, जबकि पादरी जो है ये प्रथम स्टेट में आता था और इसे कर से छूट प्राप्त थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 24वां प्रश्न है, सन 1774 में जब लुई 16 सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे, क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। ए और बी दोनों, क्योंकि बास्टिल ढहने के दौरान जनता ने राजकोष लूट लिया था। मेन रीजन था क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे। इसके अलावा सरकार जो है अपना जो आवास है वर्साई में, वर्साई का महल, तो उसके और राज दरबार की जो शान और शौकत है उस पर बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रही थी। इसी वजह से इन पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला, यानी ए और बी दोनों। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? टाइद, टाइल, लिब्रे, एस्टेट। टाइद जो है ये एक धार्मिक कर था जो कि फसल उपज का 1/10वां भाग होता था और ये एक धार्मिक कर था जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 26वां प्रश्न है, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 90 लाख, 1.5 करोड़, 2.3 करोड़, 2.8 करोड़। फ्रांस की जनसंख्या जो है ये लगभग 100 साल पहले लगभग 2 करोड़ के लगभग थी। ठीक है, जिस समय 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है उस समय जनसंख्या जो थी 2.8 करोड़ के लगभग पहुंच गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 27वां प्रश्न है, लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर, इनमें से कोई नहीं। लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी जिसे 1794 में बंद कर दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 28वां प्रश्न है, तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट किसने लिखी? मिराबियो, आबेसिए, मॉन्टेस्क्यू या रूसो। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो विरोधी लोग थे जिन्होंने बाद में नेशनल असेंबली का गठन किया, इसके प्रमुख नेताओं में मिराबियो और आबेसिए शामिल थे। तो आबेसिए ने एक पैम्पलेट या प्रचार पुस्तिका तैयार की जिसमें उन्होंने तीसरे स्टेट को डिफाइन किया था। तो इसका जो टाइटल था वो टाइटल था तीसरा स्टेट क्या है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 29वां प्रश्न है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन हैं? रूसो, मॉन्टेस्क्यू,
लॉक, वॉल्टेयर। देखिए ये जॉन लॉक की रचना है। इसमें जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश जो अधिकार हैं उनके सिद्धांत का खंडन किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी जॉन लॉक। 30वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी? ब्रिटेन, रोम, पेरिस या इनमें से कोई नहीं? फ्रांसीसी क्रांति की स्टार्टिंग जो है पेरिस से हुई थी। बास्टिल का किला जो है पेरिस के पूर्व में स्थित था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किसने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? जॉन जॉक रूसो, जॉन लॉक, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। देखिए जॉन जॉक रूसो ने जो जॉन लॉक का सिद्धांत था टू ट्रीटाइजेस वाला, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो है जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 32वां प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? रूसो, जॉन लॉक, मिराबियो, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज इसकी रचना जो है मॉन्टेस्क्यू ने की है। और इस पुस्तक में जो है सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इनके बीच सत्ता के विभाजन की बात कही गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये पीसीएस परीक्षा में पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। 33वां प्रश्न है, गिलोटिन क्या था? लोगों के सिर काटने के लिए 2 डंडे और एक ब्लेड से बना एक उपकरण, लोगों के सिर काटने के लिए एक बढ़िया तलवार, लोगों को फांसी पर लटकाने के लिए एक विशेष फंदा, सभा अंत करने का प्रस्ताव। गिलोटिन एक यंत्र था जिसके जरिए लोगों के सिर कलम किए जाते थे, या फिर कह सकते हैं लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो ये लोगों के सिर काटने के लिए 2 डंडे और ब्लेड से बना एक उपकरण था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 34वां प्रश्न है, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? अमेरिकी संविधान या अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश संविधान, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की जो घोषणा है यह अमेरिकी क्रांति से प्रेरित थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 35वां प्रश्न है, प्राचीन फ्रांसीसी राजतंत्र में एस्टेट जनरल की बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या था? राजा को दंड देना, कर लगाना, कर हटाना, सैन्य कार्रवाई। प्राचीन फ्रांसीसी राजतंत्र में जो एस्टेट जनरल था, तो एस्टेट जनरल की बैठक में तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि बुलाए जाते थे और इसको बुलाने का जो मेन उद्देश्य था वो कर को लगाना था। यानी जब कोई कर लगाना होता था तब एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 36वां प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले अंतिम बार एस्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? 1705, 1674, 1614, 1774। देखिए अंतिम बार एस्टेट जनरल की जो बैठक है ये 1614 में बुलाई गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 37वां प्रश्न है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई? 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 5 अप्रैल 1789, 5 मई 1789। लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की जो बैठक है ये 5 मई 1789 को बुलाई थी। और एस्टेट जनरल की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ सम्राट को था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 38वां प्रश्न है, फ्रांसीसी राजतंत्र में एस्टेट जनरल की बैठक में निम्न में से किसका प्रवेश वर्जित था? पादरी, कुलीन, कारीगर, व्यापारी। इसमें जो है प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग, इसके अलावा तृतीय वर्ग के जो अमीर लोग थे जिसमें कि बड़े व्यापारी हैं, वकील हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब जा सकते थे। लेकिन इसमें किसान, औरत, मजदूर, कारीगर इन सब की एंट्री वर्जित थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला।
39वां प्रश्न है, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे? नेशनल असेंबली, एस्टेट्स जनरल, राज दरबार या सैन्य अदालत? एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग जो हैं अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, एस्टेट जनरल की बैठक में किस वर्ग ने प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार देने की मांग रखी? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या बी और सी दोनों? तृतीय वर्ग के लोगों ने जो है इसके प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने की मांग रखी है। यानी यहां पर कहने का मतलब ये था कि 300 प्रतिनिधि जो थे प्रथम वर्ग थे, 300 जो थे द्वितीय वर्ग से थे और 600 प्रतिनिधि जो थे तृतीय वर्ग से थे। यहां पे पहले रूल ये था कि हर वर्ग से जो केवल एक वोट जाएगा, पहले ये रूल था। लेकिन यहां पर क्या किया है, अब बाद में तीसरे वर्ग के लोगों ने डिमांड की है कि अब हर वर्ग से केवल एक वोट नहीं जाएगा, बल्कि जितने भी कैंडिडेट हैं, टोटल 1200 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो 1200 के 1200 लोग जो हैं उन सबको एक एक वोट देने का अधिकार है, अपना अपना एक एक वोट वो दें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। और ये जो सिद्धांत है, ये रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सिद्धांत दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए। 41वां प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मिराबियो, आबेसिए, जॉन लॉक, जॉन जॉक रूसो? देखिए, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है इसके लेखक जो हैं रूसो हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 42वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 5 अप्रैल 1789, 5 मई 1789? जब एस्टेट जनरल की जो बैठक चल रही थी उसमें तीसरे वर्ग ने ये डिमांड की कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, तो ये डिमांड राजा ने जब खारिज कर दी तो ये लोग नाराज होकर सभा छोड़ के चले गए। फिर बाद में 20 जून 1789 को ये लोग जो है वर्साई के इंडोर टेनिस स्टेडियम में जाकर पहुंच गए हैं और वहां पर इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 43वां प्रश्न है, टाइद का अर्थ होता है सामान्य कर, उत्पाद कर, आयात कर, धार्मिक कर? टाइद एक धार्मिक कर था जो कि किसान की उपज का 1/10वां भाग होता था और इसे चर्च वसूला करता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 44वां प्रश्न है, एस्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय एस्टेट ने नेशनल असेंबली का गठन कब किया? 1789, 1791, 1792, 1804? एस्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय एस्टेट ने जो है 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 45वां प्रश्न है, टेनिस कोर्ट शपथ कहां हुई? पेरिस में, वर्साई में, लियोन में, टुलूज में? टेनिस कोर्ट शपथ जो है इसी शपथ में नेशनल असेंबली का गठन किया गया है और ये शपथ ली गई थी कि जब तक हम शासक की शक्ति कम करने वाला संविधान नहीं बना देंगे तब तक नेशनल असेंबली जो है भंग नहीं होगी। तो ये वर्साई का इंडोर टेनिस स्टेडियम है, उसमें ये शपथ ली गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 46वां प्रश्न है, 20 जून को वर्साई में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया? मिराबियो, आबेसिए, लुई सोलेर या ए और बी दोनों? इसका नेतृत्व जो है मिराबियो और आबेसिए ने किया था। तो यहां पर ए और बी दोनों होगा, तो आंसर है आपका डी वाला। 47वां प्रश्न है, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, ए और बी दोनों? सम्राट पर राजगद्दी छोड़ने का दबाव बनाने के लिए। नेशनल असेंबली का गठन जो है फ्रांस के लिए संविधान बनाने का काम करना था, इसके अलावा संविधान के तहत सम्राट की शक्तियों को सीमित करना भी था।
तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी ए और बी दोनों। 48वां प्रश्न है, नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया? 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 की मध्य रात्रि में नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था है इसके उन्मूलन का आदेश पारित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 49वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा या इसको नेशनल असेंबली भी कहा जाता है, इसने संविधान का प्रारूप कब पूरा किया? 1789, 1799, 1791, 1792। नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप जो है 1791 में पूरा किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 50वां प्रश्न है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? 1789, 1791, 1792, 1804। फ्रांसीसी संविधान जो है 1791 में बनकर तैयार हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 51वां प्रश्न है, 1791 के फ्रांसीसी संविधान में किसे सक्रिय नागरिक का दर्जा मिला था? जो आंदोलन में सक्रिय थे, जिन्हें मत देने का अधिकार था, 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को, सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों को। 1791 के फ्रांसीसी संविधान में सक्रिय नागरिक वो लोग थे जिन्हें मत देने का अधिकार था, और इसमें 25 साल से ऊपर के वो वयस्क शामिल थे, वो वयस्क पुरुष शामिल थे जो हफ्ते की 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर भरते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 52वां प्रश्न है, 1791 के फ्रांसीसी संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली थी सीधे निर्वाचित, राजा द्वारा नियुक्त, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, वंशानुगत सभा। देखिए 1791 की जो फ्रांसीसी संविधान है इसके अनुसार जो नेशनल असेंबली थी ये एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा थी। इसे जो है निर्वाचक, पहले एक निर्वाचक मंडल चुना जाता था, फिर निर्वाचक मंडल के लोग जो थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 53वां प्रश्न है, तीसरे स्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तीसरा स्टेट केवल गरीबों से बना था, तीसरा स्टेट में कुछ अमीर और कुछ गरीब थे, तीसरा स्टेट के अमीर सदस्यों के पास जमीन थी, किसानों को सेना में सेवा करने या सड़कें बनाने के लिए बाध्य किया गया। यहां पर आपका ए वाला गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया कि तीसरा स्टेट केवल गरीबों से बना था, जो कि सच नहीं है। तीसरे स्टेट में भी आप लोग देखेंगे यहां पर भी 3 पायदान थे। सबसे ऊपरी पायदान में जो अमीर लोग हैं वो थे, उससे नीचे जो छोटे व्यापारी या कामगार थे वो आ जाते थे, और सबसे नीचे भूमिहीन किसान वगैरह, मजदूर वगैरह वो सब आ जाते थे। तो यहां पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है यहां पर ए। 54वां प्रश्न है, फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्वाह संकट क्या था? आजीविका के बुनियादी साधनों को खतरे में डालने वाली एक चरम स्थिति, खाद्यान्नों में सब्सिडी, खाद्यान्नों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। निर्वाह संकट का मतलब है कि जब खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित हो जाए या खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो तो निर्वाह संकट उत्पन्न होता है। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। आजीविका के बुनियादी साधनों को खतरे में डालने वाली एक चरम स्थिति, इसे जो निर्वाह संकट कहा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 55वां प्रश्न है, 1791 के संविधान ने फ्रांस को बना दिया संवैधानिक राजतंत्र, साम्यवादी राज्य, पूरी तरह से लोकतांत्रिक राज्य, या इनमें से कोई नहीं। 1791 के संविधान ने फ्रांस को जो है संवैधानिक राजतंत्र बना दिया, यानी शासक तो रहेगा लेकिन शासक संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 56वां प्रश्न है, फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? विधानसभा ने, नेशनल असेंबली ने, नेशनल कन्वेंशन ने, सम्राट ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रांस में संविधान निर्माण का कार्य 1791 में पूरा हुआ, और ये संविधान जो है नेशनल असेंबली ने बनाया था। इस संविधान में पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो ये काम जो है नेशनल असेंबली ने किया है,
तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, इसने स्त्री और पुरुष के अधिकारों की घोषणा की, कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। यहां पर पहला वाला सही है। फ्रांस इसके तहत जो है संवैधानिक राजतंत्र बना है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के अधिकारों की घोषणा थी। हालांकि स्त्रियों के लिए वोटिंग का अधिकार नहीं था, उन्हें निष्क्रिय नागरिक माना गया था, फिर भी स्त्रियों के लिए उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर, डाइवोर्स को लेकर अधिकार दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। इसमें सक्रिय नागरिकों में 25 साल से ऊपर के केवल पुरुष शामिल थे जिनको वोट देने का अधिकार था, और जो लोग टैक्स भरते थे। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही है। इसके अलावा इसमें बोलने की आज़ादी भी थी, यानी इसमें अव्यक्त की स्वतंत्रता भी शामिल थी। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं थी, इस हिसाब से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 58वां प्रश्न है, उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी। 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 59वां प्रश्न है, प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में सेना ने कौन सा देशभक्ति गीत गाया? लिबर्टी, एक अज्ञात महिला कवि द्वारा लिखित, मार्सिले, कवि रोजेट दे लाइल द्वारा लिखित, विवा फ्रांस, एक फ्रांसीसी किसान द्वारा लिखित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिस समय यहाँ की सेनाएं या यहाँ के लोग प्रसा और ऑस्ट्रिया से लड़ने जा रहे थे, उस समय उनकी जुबान पर मार्सिले गीत था, जो कि कवि रोजेट दे लाइल के द्वारा लिखा गया था। वर्तमान में मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 60वां प्रश्न है, 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट की प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में क्यों एकत्रित हुए? भूख हड़ताल के लिए, राजा की शक्ति को सीमित करने वाले संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, विद्रोह की घोषणा करने के लिए, जरूरत के समय राजा का समर्थन करने की अपील करने के लिए। देखिए, 20 जून 1789 को तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इन्हें जो है राजा की शक्ति को कम करने वाला एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 61वां प्रश्न है, एक अंग्रेज जिसने वर्ष 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्राओं का विवरण लिखा, वह था जॉर्ज डेंटन, आर्थर यंग, मॉन्टेस्क्यू, जॉन पॉल मराथ। ये जो है आर्थर यंग था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 62वां प्रश्न है, फ्रांस में कानून के मानवीय रूप को किस प्रतीक ने व्यक्त किया? पंखों वाली महिला, राजदंड, त्रिभुज के भीतर आंख, विधिपट। कानून के मानवीय रूप को यहां पर पंखों वाली महिला के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 63वां प्रश्न है, ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मैरी एंतोइनेट निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी शासक की रानी थी? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां? ये लुई 16 की पत्नी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 64वां प्रश्न है, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है, यह टिप्पणी किस फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने की थी? जॉन पॉल मरा, मिराबियो, रोबेस्पियर या लुई 16? जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेशनल असेंबली में तृतीय वर्ग के सभी अमीर लोग, सभी धनाढ़ लोग शामिल थे। तो इस बात को लेकर जो तृतीय वर्ग के निचले तबके के जो लोग थे वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा थे। तो ऐसे में जॉन पॉल मरात ने एक टिप्पणी की है और इन्होंने कहा है कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार जो है अमीरों को सौंप दिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 65वां प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं नीला पीला लाल, नीला सफेद लाल, लाल सफेद हरा, काला पीला लाल। नीला सफेद लाल जो है ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला।
66वां प्रश्न है, टूटी हुई जंजीर और फ्राइजियन लाल टोपी फ्रांस में किसके प्रतीक थे? करों की समाप्ति के, गणतंत्र की स्थापना के, दासों की स्वतंत्रता के, बास्तील के पतन के? टूटी हुई जंजीर और फ्राइजियन लाल टोपी जो है ये फ्रांस में दासों की स्वतंत्रता के प्रतीक थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 67वां प्रश्न है, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? ड्यूनिक, जैकोबिन, ज्यूरिख, इनमें से कोई नहीं। जैकोबिन जो है ये फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 68वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? छोटे दुकानदार, पादरी वर्ग, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर। जैकोबिन क्लब जो है ये मूलतः नेशनल असेंबली के विरोध में बना था, क्योंकि नेशनल असेंबली में अधिकांश जो है ततीय वर्ग के जो अमीर लोग थे वो शामिल थे, जबकि जैकोबिन क्लब में ततीय वर्ग के जो लोअर तबके के लोग थे, जिसमें कि छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ये सब लोग शामिल थे। इसमें पादरी वर्ग के लोग यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 69वां प्रश्न है, जैकोबिनों का नेता कौन था? रॉबेस्पियर, जॉर्ज दांतन, कैमिल डेसमोलिन्स या ओलंप दे गूंज? जैकोबिनों का नेता रॉबेस्पियर था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 70वां प्रश्न है, क्रांति के दौरान किस फ्रांसीसी राजा को मृत्युदंड दिया गया था? चार्ल्स 10वां, लुई 14वां, नेपोलियन बोनापार्ट या लुई 16? देखिए, लुई 16 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान या फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद मृत्युदंड दिया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 71वां प्रश्न है, फ्रांस में 100 कुलात किसे कहा जाता था? नेशनल असेंबली को, सम्राट के अंगरक्षकों को, जैकोबिनों को, पादरी वर्ग को? 100 कुलात का मतलब है बिना घुटनने वाले, क्योंकि ये जैकोबिन लोग थे और ये धारीदार पैंट पहना करते थे, जबकि जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो घुटन्ना पहनते थे, हाफ नेकर जिसे बोलते हैं वो पहनते थे। तो उसके विरोध में ये लोग फुल पैंट जो कि धारीदार पैंट थी वो पहना करते थे। क्योंकि ये घुटन्ना नहीं पहनते थे तो इस वजह से इनको 100 कुलात कहा गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी जैकोबिनों को। 72वां प्रश्न है, 1792 में जैकोबिन्स के विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? क्रांतिकारियों ने ट्यूलेरीज के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों का नरसंहार किया, राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, उपरोक्त सभी? जैकोबिन्स जो थे नेशनल असेंबली से खुश नहीं थे और ये डिमांड कर रहे थे कि नेशनल असेंबली में भी इनका प्रतिनिधित्व शामिल किया जाए और शासक वर्ग जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया है, ट्यूलेरीज के महल पर हमला बोल कर दिया है, वहां के जो राजा के अंगरक्षक थे उनका नरसंहार किया है और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा है। तो यहां पर इन सब ने ये सब काम किए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 73वां प्रश्न है, फ्रांस में नवनिर्वाचित कन्वेंशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया? फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया, फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैकोबिनों के विरोध के बाद फ्रांस में फिर से चुनाव होते हैं और फिर जो नेशनल असेंबली है उसका नाम चेंज करके कन्वेंशन कर दिया जाता है। इसके अलावा वहां पर अब राजतंत्र का जो पद है खत्म कर दिया जाता है। तो फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है और अब इसमें फेरबदल करके वहां पर जो वोट देने का अधिकार है, उस वोट देने के अधिकार में 21 वर्ष से अधिक आयु वाले जो भी पुरुष हैं, केवल पुरुष ना कि महिलाएं, तो 21 वर्ष से आयु के केवल जो पुरुष हैं उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, ये फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। 74वां प्रश्न है, 1792 में जैकोबिन्स के विद्रोह के बाद हुए चुनावों के परिणाम स्वरूप फ्रांस में इनमें से कौन से कदम नहीं उठाए गए? नए चुनाव कराए गए, 25 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मताधिकार,
राजशाही को समाप्त कर दिया गया, फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। 1792 में जैकोबन्स के विद्रोह के बाद नए चुनाव कराए गए हैं, राजशाही को समाप्त कर दिया गया है, फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया है और अब मताधिकार की उम्र जो है 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। 21 से ऊपर केवल वयस्क जो पुरुष हैं उन सभी को मताधिकार प्रदान कर दिया गया है, केवल पुरुषों को, ना कि महिलाओं को। तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 74 का बी। 75वां प्रश्न है, फ्रांस में 1792 में नवनिर्वाचित असेंबली को कहा गया कन्वेंशन, कांग्रेस, सितोयेन, परिषद। 1792 में जो फ्रांस की नवनिर्वाचित असेंबली है इसको कन्वेंशन कहा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 76वां प्रश्न है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 को किस आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी? क्रूरता, देशद्रोह, अक्षमता, घूसखोरी। फ्रांसीसी सम्राट को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 77वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण नेशनल असेंबली का गठन हुआ। नेशनल असेंबली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसने दायित्वों करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इसने चर्चों के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर लिया, इसने फ्रांस में दासता को समाप्त कर दिया, इसने संविधान का मसौदा तैयार किया। देखिए, जो नेशनल असेंबली थी इसने दासता को लेकर कोई ठोस कानून नहीं बनाया है, दासता के ऊपर साइलेंट रही है। उसका रीजन ये था क्योंकि इसमें बड़े व्यवसायी शामिल थे और बड़े व्यवसायी जो थे वो दास व्यापार में भी इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली को लगता था कि अगर वो दासों के ऊपर कोई कानून बनाएगी तो हो सकता है उसके संगठन में मौजूद जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वो उससे नाराज हो सकते हैं। तो इस वजह से इसने दासों के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया है। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, फ्रांस की महिलाएं इस बात से निराश थीं कि 1791 के संविधान में उन्हें तक सीमित कर दिया सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक, कार्यकारी, निर्वाचक। 1791 के फ्रांसीसी संविधान में महिलाओं को जो है निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया है, यानी कि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 79वां प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? 1792, 1794, 1904, 1946। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1946 में मिला है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 80वां प्रश्न है, ओलंप दे गूज कौन थी? क्रांतिकारी महिला, सामाजिक महिला, चित्रकार महिला, फ्रांस की महारानी। ओलंप दे गूज फ्रांस की एक क्रांतिकारी महिला थी और इसने जो है महिला जो क्लब हैं, महिला जागरूकता क्लब जो बंद किए जा रहे थे उनको बंद करने का विरोध किया था। इस वजह से इसको जो है फांसी की सजा हुई थी और 1793 में इसको फांसी दे दी गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 81वां प्रश्न है, फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया था? पादरी वर्ग ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, सम्राट ने। देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल असेंबली ने 1791 में जो संविधान बनाया था उसके तहत फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया था, जबकि 1792 में जब जैकोबिन्स का विद्रोह हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में नेशनल असेंबली का नाम बदलकर नेशनल कन्वेंशन कर दिया गया है और अब राजा का पद समाप्त कर दिया गया है और फ्रांस को पूरी तरह से गणतंत्र बना दिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, कन्वेंशन ने। 82वां प्रश्न है, फ्रांस में कन्वेंशन ने राजतंत्र का अंत करके इसे गणतंत्र घोषित कब किया? 21 जनवरी 1793, 21 सितंबर 1792, 4 अगस्त 1789, 20 जून 1789। कन्वेंशन ने जो है 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजशाही का अंत करके इसे गणतंत्र घोषित कर दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 83वां प्रश्न है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 को मृत्युदंड कब दिया गया? 1789,
1791, 1792 या 1793? देखिए लुई 16 को मृत्युदंड जो है 21 जनवरी 1793 को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। इसे जो है प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में खुले में इस सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था। 84वां प्रश्न है, फ्रांस में 1793 से 1794 तक की अवधि को आतंक का शासन क्यों कहा जाता है? लुई 16 का उत्तराधिकारी अत्याचारी बन गया, रोबेस्पियर ने कठोर नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई, जैकोबिन ने लूट और डकैती का विकल्प चुना, डायरेक्टरी शासन में फैली अव्यवस्था की वजह से। 1793 से 1794 की जो अवधि है इसको आतंक का शासन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय जैकोबिन का जो नेता था रोबेस्पियर ये सत्ता में आसीन हो गया था और इसने कठोर नियंत्रण और दंड की नीति को अपनाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 85वां प्रश्न है, रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? जुलाई 1794 में, जुलाई 1791 में, जुलाई 1789 में, जुलाई 1795 में? रोबेस्पियर को गिलोटिन पर जो है यानी इसका जो मृत्युदंड है वो जुलाई 1794 में दिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 86वां प्रश्न है, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद किसने सत्ता पर कब्जा किया? आम जनता, लुई 16वें के वंशज, धनी मध्यम वर्ग, रोबेस्पियर का बेटा? जैसा कि आप लोग जानते हैं जैकोबिन का जो नेता था रोबेस्पियर ये जब सत्ता में आया है इसने कठोर नीति अपनाई है, सख्त नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई है। इसकी वजह से जनता जो है त्राही त्राही करने लगी है और अंत में इसे भी जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया है यानी इसको भी मृत्युदंड दे दिया गया है। उसके बाद सत्ता जो थी फिर से नेशनल असेंबली के जो कर्ता धर्ता थे यानी धनी मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनके हाथ में आ गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 87वां प्रश्न है, फ्रांस में किस घटना ने आतंक के शासनकाल के अंत को चिन्हित किया? बास्तिल पर हमला, लुई 16 की मृत्यु, रोबेस्पियर की मृत्यु, टेनिस कोर्ट की शपथ? देखिए रोबेस्पियर की जो मृत्यु है इसने आतंक के शासनकाल के अंत को चिन्हित किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 88वां प्रश्न है, जैकोबिन शासन द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किसने फ्रांस में दास प्रथा को पुनः शुरू किया? लुई 16, आबे सिए, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉर्ज दांतन? 1794 में जैकोबिन सरकार ने जो है फ्रांस में दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन जैसे ही 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया है इसने दास प्रथा को फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 89वां प्रश्न है, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गई? 1857, 1848, 1957, 1794? फ्रांस में अंतिम रूप में यानी कह सकते हैं पूरे फ्रांस की जितनी भी कॉलोनी है उनमें अंतिम रूप में जो दास्ता समाप्त हुई है वो 1848 में हुई है। ये 1848 में पूरी तरह से दास्ता यहां पर समाप्त कर दी गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 90वां प्रश्न है, फ्रांस में डायरेक्टरी की अवधि किसके बाद आई? आतंक का शासनकाल, बास्तिल पर हमला, टेनिस कोर्ट शपथ, लुई 16 की मृत्यु? रोबेस्पियर की मृत्यु के साथ ही आतंक का शासनकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी की अवधि स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 90 का ए वाला। 91वां प्रश्न है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1792, 1793, 1815, 1804? देखिए नेपोलियन जो है 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 92वां प्रश्न है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1804, 1809, 1815, 1821? देखिए वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है और ये लड़ाई जो 1815 में हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 93वां प्रश्न है, भारत में फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का समर्थन किसने किया?
टीपू सुल्तान, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। भारत में जो फ्रांस के क्रांतिकारी विचार हैं उनका समर्थन या उनका हवाला जो है टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय ने दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी ए और सी दोनों। इसी के साथ आपके पहले अध्याय के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों को किसी प्रकार के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इस सीरीज से संबंधित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको अभ्यास प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी साथ में देखने को मिलेगी, तो वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।